तो ये रवैया आगे जाके उसने अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करवाने, क्या करवाना है, कश्मीर उसने जाके आज़ाद कराना है। खुदा के वास्ते मुझे ऐसा लगता है लड़कों को रोना भी सिखाना चाहिए कि लड़कों को लड़के रोते हैं, हम कहते हैं लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते, मर्द नहीं रोता, किसने कहा मर्द नहीं रोता, और मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं, हमने एक शो किया था, मर्द को दर्द भी होता है। हाँ, मर्द आप ये कि आप यहाँ बात औरतों की करिए, मैं ऐसे ऐसे मर्दों को जानती हूँ मेरी अपनी फैमिली में से जिनकी औरतों ने जिंदगी आजाद की और आज उनकी सेपरेशन या उनका अलग सिर्फ उनकी मर्द की खामोशी और औरत के बोलने से सादिया जी, मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, खवातीन अपने हस्बैंड्स को भी मारती हैं और वो नहीं मारने से ज्यादा बच्चों को अपनी तरफ कर लेंगे। वो बच्चों को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, ये दिखा दिखा के कि जी सब कुछ माने क्या, सब कुछ माने क्या, वो बाप जो सारी जिंदगी खामोशी से मेहनत मुशक्कत करता रहा उसको आपने विलन बना के रख दिया। वाई यार, बाप की भी तो मुशक्कत दिखाओ, क्योंकि वो तुम्हारी तरह स्टोरियां नहीं सुना रहा, वो तुम्हारी तरह सीने नहीं लगा रहा, सारा दिन वो घर से बाहर रह रहे, पसीने से शराबूर आता है। और अगर वो उस गुस्से में उस किस तरह का माहौल, किस तरह का एनवायरनमेंट देखकर आ रहा है, कितनी ट्रैफिक देखकर आ रहा है, अगर गालियां सुन के आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो अपने बच्चों को बताना है कि बेटे आप बाबा के पास जाए। इसकी छोटी सी मैं अपनी तारीफ नहीं करी, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ कि जो हमें करना चाहिए वो। कल की मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट पे अगर आप देखिएगा तो मीरब ने अपने नाम से लिखा है इट्स मी मीरब। आई नो इट्स लेट बट नेवर लेट टू से हैप्पी फादर्स डे। मैंने कल रात से बड़े मैं कहा बाबा आपके लिए क्या कुछ नहीं करते मीरब, परसों रात मैं कहा क्या कुछ नहीं करते, आपसे इतना नहीं हुआ मीरब कि आप बाबा के लिए अपने पास से कुछ स्पेशल करती। वो उसको समय पूरी रात बैठ के उसने वो कोलाज बनाया, वो कोलाज बना के बाप को सेंड किया, फिर उसने मेरे इंस्टाग्राम पे लगाया इस वर्डिंग के साथ। मैं कहा लगा दे, ये है तरबियत। हमें बच्चे को हर बार डांट के या नहीं कह के नहीं सिखानी होती, कभी कभी कुछ चीज़ें उसको और उस वक्त भी नहीं समझानी, कुछ वक्त गुजर जाने दे ताकि वो रियलाइज़ करे कि हाई मैं सही वक्त पे करती तो बाबा कितने खुश होते। लेकिन वही बात जो हम कह रहे थे, एक आपने कहा ना कि माँ बाप भी बच्चों की बातें जो लोगों के सामने बताते हैं, और ये अभी आप लोगों को लग रहा था बच्चे आपके बड़े क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मैं देख रही हूँ उनकी इतनी बड़ी ज़बानें होती हैं, हो जाते हैं। यही जब बच्चे बड़े होते हैं फिर ये माँ बाप से भी बदतमीजी हो जाती है। तो इसमें कोई ट्रॉफी अवार्ड वाली बात नहीं, अपने बच्चों को वहीं से टोकें। ये जो माएँ वाकई अपने कुछ बच्चों की बातें लोगों के सामने बैठ के बताती हैं, इन माओं को भी वैसे कैसे रोका जाए बताएं जरा। उन्होंने बात बड़ी अच्छी अगर अच्छी चीज़ अगर इंस्पिरेशन के लिए है तो है अच्छी बात। जैसे पंजाबी फैमिलीज में तो एक शोगल है कि आप अपने बच्चे का रिकॉर्ड लगाने, मतलब आप लोग मेहमानों को एंटरटेन करते बताने के लिए कि हमारे बच्चे ने भी क्या बोंगी मारी थी, बिकॉज मैं भी पंजाबी फैमिली से हूँ, ये एंटरटेनमेंट है। नॉट पंजाबी फैमिली, ये हर फैमिली में नॉर्मली होता है। लेकिन देखें, अगर आप मुझसे पूछें तो अगर बच्चों के बारे में इस तरह के अगर बच्चे पेरेंट्स से बदतमीजी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं ना, तो इट्स एन इंसल्ट फॉर द पेरेंट। ये एक रिसर्च भी है जो ये कहती है कि अगर आपके बच्चे किसी और के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और आपने उसको बर्दाश्त कर लिया, तो ये बात फैक्ट है, फैक्ट एंड फिगर से ये चीज़ साबित है कि वो आपसे भी बदतमीजी करेगा गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपने उस वक्त उसको नहीं रोका। एंड देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस के बीच में और मिसबिहेव के बीच में एक बहुत जो है ना वो बहुत पतली सी बहुत बारीक सी लाइन है। तो ये आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा अगर आपसे बड़े कोई हैं, पेरेंट्स तो अपनी जगह है ना, वो तो घर में हर वक्त रहते हैं, 24 आवर्स वो अपनी माँ के साथ रह रहा है, 18 आवर्स शायद वो अपने फादर के साथ रह रहा है। बाकी जो रिश्ते हैं ना उनके साथ डील करना किस तरीके से है, एक तो बच्चा है उसके अंदर एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड होता है, लेकिन वहाँ भी उसको ये बताना चाहिए कि रिस्पेक्ट क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ किससे बात करनी है और किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना। तो मिसबिहेवियर की भी कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ ऐसे क्या कहना चाहिए जेस्चर्स हैं जो बच्चों के होते हैं। सो पेरेंट्स का काम है ये, यू नो, उनको ट्रेनिंग देना। या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिन घरों में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाती है। कैसे ना माएँ भी, मैं देखती हूँ कि माएँ भी ना अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रही होती है कि ये जवाब देगा, ये जवाब देगा तो इंज जवाब दिया कर, इंज ना चुप ना भाई। माँ के भी बड़े ख्वाब होते हैं, ये बड़ी होगा ना, ये बड़ी होगी ना, ये बताएगा इन्हें, हाँ ये मेरा बदला लेगा। अरे भाई कौन है आप? क्या हो गया?
तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि बड़े स्केल पे देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए। ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बोलना। यार मैं अब ना आज के दौर में जब आप लोग ये कहते हैं ना कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो सादिया जी घर से नहीं निकल पाती, यार आप सोचिए मेरी यहाँ वो लोग काम करने आते हैं मदिया जिनको पूरा मोबाइल मुझसे बेहतर चलाना। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जल्दी से, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी में उनका कोई ऐसा लम्हा आया हुआ कि जहाँ पर उनको अब ये जाके ज़िंदगी में लेटर ऑन रिग्रेट हो कि अच्छा मैं चुप रहती, मैं चाहे मैं सही थी लेकिन चुप रहती तो ज़रा मुनासिब था। आपके साथ निदा जी? हाँ, अगर मैं समझती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड गुस्से में है या थोड़ा सा हाइपर है तो खामोशी ज़्यादा बेहतर है। बाद में उसको रियलाइज़ करवा दें जब अच्छा मूड हो कि तुमने उस वक्त गलत किया था, अब तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। तो ये आपके साथ हुआ? हाँ, सबके साथ। सबके साथ। तो फिर आपको अब लेकिन कहीं वो रिग्रेट वाली चीज़ आती है, अच्छा यार मैं ना बोलती। ये तो मेरे ख्याल में आदमी को आनी चाहिए, औरत तो बेचारी फिर बर्दाश्त करती है। मेरे पैनल में ना कि बंदों का भी होना बड़ा ज़रूरी था, कहते हैं हाँ कि वो भी कहते हैं यार उस वक्त ये बात ना कहते हैं। बात है कि तो डॉक्टर वजाहत साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो मेरी टीम देखे उन्होंने फ़ौरन ही कह दी डॉक्टर वजाहत में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र उस्ताद जी, आप लोग बताएं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। वैसे तो डॉक्टर वजाहत साहब मैंने ज़रा आपसे नफ्सियाती पहलू पूछने थे खामोशी के, और कहीं कहीं खामोश ना रहने के लोगों को होता ना कि मैं क्यों चुप रहा हूँ, मैं तो फौरन जवाब दूंगी। लेकिन अभी सवाल ये छेड़ा ही था कि ज़िंदगी का कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको लगा कि हाँ मैं चुप रहता तो बेहतर था। लोगों को अक्सर रिग्रेट होता है, हमें भी होगा रिग्रेट। तो मैं निदा जी से बात करी तो उन्होंने कहा तो बंदों से पूछना चाहिए, और आपने मुझे ज्वाइन कर लिया। आप मुझे अब इस सवाल का जवाब दें। देखिए, ये तो बड़ा सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगर आप कभी कभी ना बोलें तो आपकी बहुत सारी बातें जो है वक्ती तौर पे वो रह जाती है, और फिर आप वो बात में हमेशा मलाल करते कि काश मैं ये बात कर लेता, और उसकी वजह से आपकी बात सामने तक पहुंच नहीं पाती और लोग गलतफहमी का शिकार ही हो जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 4 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और वो किए जा रहे हैं, आपके अपने दोस्त हैं, और आपने ये फॉर्मूला वहां पे अपना लिया है कि चुप रहने में ही आफियत है, तो वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वहां पे आपने अपने आप को बात करनी पड़ती है, असर्टिव होना पड़ता है। दे दी जी, क्योंकि आपकी खामोशी जो है ना वो एक मुजरिमाना खामोशी बन जाती है। अगर आप गलत नहीं है और आप खामोश हैं तो फिर आपकी वो मुजरिमाना खामोशी सामने वाले पे यकीन करती है कि नहीं ये गलत है। लेकिन ये बड़ा ट्रिकी होता है, आप इस फार्मूले को हर जगह पे यूटिलाइज नहीं कर सकते कि मैंने अब कभी भी चुप नहीं रहना है या मैंने हमेशा चुप रहना है। ये आपकी अपनी स्मार्टनेस से बड़ा डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपने बात करनी है तो कहाँ पे आपने बात नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपके कैरेक्टर पे बात करता है, कोई आपकी फैमिली के ऊपर बात करता है, कोई आपके फाइनेंस से बात करता है जो कि गलत है, तो आप वहां पे बाकायदा उसको असर्ट करें, ठीक है, और जहां पे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। लेकिन अगर सेकेंडरी रिश्ते हैं, सेकेंडरी दोस्ती है, आपका उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे छोटी मोटी लोग पेट का हाजमा करने के लिए गीबतें कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे आपने अपने आप को झोंकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उससे फिर आपको स्ट्रेस भी बढ़ता है और आप एक ऐसे अनप्रोडक्टिव मामले में घुस जाते हैं जहां से कोई आपको फायदा नहीं होता। मुझे याद है कि अमूमन जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था तो काफी लोग बात करते थे मेरे मुतालिक कि ये डॉक्टर नहीं है, ठीक, और मेरी 2 साल की खामोशी ये थी कि उसकी वजह से ये मशहूर हो गया था कि मैं वाकई नहीं हूँ। तो फिर मैंने एक बार स्टैंड लिया और चैनल पे जाके मैंने बात की और उनको सबको बताया, मैंने सारे कागजात जमा कराए। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर आपने बड़ा अच्छा काम किया क्योंकि आपकी खामोशी बड़ी खतरनाक हो गई थी। तो आई रिमेम्बर दैट टाइम अबाउट 10 years ago। तो खामोश रहना हर जगह पे कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन हर जगह पे बात करना भी अच्छा नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू कि कहाँ पे आपने कितनी बात करनी है और कितनी नहीं करनी। सही। और क्योंकि ना हमें कॉलर्स की जैसे कॉल भी आई थी, वो ये ज़्यादातर ख़वातीन, क्योंकि देखिए बेचारियों को हम बचपन से सिखाते हैं बेटा चुप रहना है, ज़बान नहीं चलाना, जो वर्ड है ना खामोश कराने के लिए वो होता है ज़बान नहीं चलाना। फिर वो क्या कहती है कि वो खामोश तो हो जाती हैं, और लेकिन वो उनकी अपने दिमाग के अंदर बड़ा शोर आ जाता है, उसको फिर सही तरीके से वेंट आउट कैसे करें कि ठीक है एक सिचुएशन ऐसे आ गया आप उसमें खामोश हैं, और बाद में उसको हम कैसे चैनलाइज करें?
देखिए ये बड़ा पैथेटिक टाइप का एक स्टेटमेंट है कि खामोश रहना और बर्दाश्त करना और हमेशा तुम अपने आप को बर्दाश्त करके वापस आना, या ये सारी चीजें जो है ना ये बड़ी पुरानी है। बेटा एंड में जीत तुम्हारी होगी, खामोश रहना। वो जीत नहीं होती, वो इंसान जीते जी मर जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो जीत नहीं होती। और ये बड़ा पुराना फॉर्मूला था कि जब आज से 20, 25, 40 साल पहले लोग बड़ी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और एक की खामोशी लोगों को नजर आती थी और लोग उसके लिए बोला करते थे, वो बड़ा एक टिपिकल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था। अब आजकल किसी को किसी की पड़ी है नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर आप खामोश रहेंगे और आप मुस्तकिल खामोश रहेंगे तो आपकी ये खामोशी सामने वाले के रवैये को बड़ा डबल स्ट्रॉन्ग करती है। अगर एक लड़की शादी करके जाती है और वो हस्बैंड की ज्यादतियों को इस लेवल पे खामोश रहती है कि ये खुद सीख जाएगा, तो 1 साल के बाद ना उसने उसको पक्का काम कर देना, फिर वो जब सीखेगा तो बड़ा तकलीफ होगी। आपको अभी नई लाइन मेरी तरफ से बीइंग अ डॉक्टर मैं ये बताऊं कि आपने बात करनी है, लेकिन बड़े तमीज के दायरे में अपने राइट्स के मुताबिक आपने बात शुरू से ही करना शुरू कर देनी है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप ये करें, या मैं ये चाहता हूँ आप ये करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं शादी हो गई है, कुछ चेंजेस हमारे बीच में आने चाहिए। तो मेरे यहाँ पे डिलेड रिस्पॉन्स काम करेगा कि अगर आपसे किसी ने बहुत बदतमीजी कर दी तो आप थोड़ा सा डिले कर दें अपने रिस्पॉन्स को? रिस्पॉन्स हमेशा जो है ना वो जरा डिले होता है और रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा फास्ट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ और मैं भी बदतमीजी करूंगी या मैं भी उसी टोन में बात करूंगी, तो आई थिंक उस टाइम पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि आप पहले उस चीज को हजम कर लें, 1 आध दिन ले लें, घंटा ले लें, और अच्छे माहौल में अपने रूम में बैठ के किसी ठंडी जगह पे बैठ के आप बात कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि हर बात लड़ाई से हल होती है, लेकिन अगर आपको बात करने का गुण आता हो, अगर आपको कन्विंसिंग पावर हो, तो दुनिया का कोई भी शख्स आपको ना नहीं कर सकता। ये बात लोग अभी तक नहीं समझते, खासतौर पे साउथ एशिया में। यहाँ पे हर चीज चीखने से और गुस्सा करने से समझ आती है। लेकिन पता है डॉक्टर वजाद, आपकी बात से मेरे ज़हन में क्या ज़हन में आया भाई, अक्सर खानदान में ना लोग उससे डरते हैं जो जिसकी आवाज़ की टोन बहुत ऊंची होती है और जो बहुत बदतमीजी से बात करता है, वो उन अपनी इज्जत से डरते हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है कि जड़ा लुच्चा वही उच्चा, ये कहावत भी है, वो भी आप बात कर रहे थे ना, तो मेरे ज़हन में फौरन से वो स्ट्राइक किया कि हाँ भी लोग उससे डरते भी हैं। और जो ऐसा बदतमीज बंदा होता है उसको होता है कि मैं तो कुछ भी बोलूँ मैं तो जीत जाऊंगा एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। लेकिन अपेरेंटली आपकी बात सही है कि लोग उससे डरते हैं जो कि ज्यादा लुच्चागिरी करता है, बदमाशी करता है, गुस्सा करता है, लेकिन हकीकत में दिल से उसको कोई प्यार नहीं करता या दिल से उसको कोई पसंद नहीं करता। अगर आप पीठ पीछे उसकी बातें सुने तो 4 लोग उसके बारे में बुराई करते हैं। और ये बड़ा आसान होता है किसी को विन लूज करना, कि खुद जीतते जाओ और सामने वाले को लूज करते जाओ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस्लामी रूह को देखें या बिहेवियर साइंस को देखें, तो वहां पे ये फॉर्मूला जो है ना ये ऑब्सोलीट हो गया है। यहाँ पे ये होता है कि नंबर 1 ये मैं आपको बताऊं मदिया कि आपकी जरूरत नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे। ये हम बिला वजह आपको समझाने की में जरूरत लगे है। रहते हैं। हाँ, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपने जिंदगी का वो कर ले कि मुझे सब पसंद करते फिर। नो, कोई जरूरत नहीं है। आपके 4 लोग आपको पसंद करें, जो आपको अंडरस्टैंड करें, बाकी जाएं वो जनाब भाड़ में। दूसरा ये कि जो लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपसे बात करते हैं, आप उनसे बात करके अपने मुद्दे पे बात करें, और जो लड़ाई झगड़े की लैंग्वेज समझते हैं आप उनसे दूर हो जाएं। लेकिन अगर आप जाहिल लोगों से, जंगली लोगों से प्यार से बात करेंगे तो वो भी नहीं समझेंगे। तो बेहतर ये कि आप उनसे दूर हो जाएं। और बात किससे करें? हाँ, वही जो 4 लोग जिनको आपको लगता है कि जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आपको जो आपकी 4 लोग ही ऐसी हो तो फिर क्या करें? हाँ ये बताए ना, अगर वो 4 लोग भी ऐसे निकले जिनको झगड़ा आपने पसंद हो। गलत चॉइस की थी ना, फिर आप एक छन्नी में छान लें अपने एक रिश्तों अलमिया को। है, ये एक अलमिया है। जब आप एक शॉपिंग सेंटर जाके कपड़े गलत खरीद के ले आए ना, तो फिर आप उसको जैसे भी सी के पहने वो आपने बुरा ही लगना है। और बड़ा मुश्किल है, समझिए ना आप मेरी बात। अगर आप चूज करते हुए बंदा गलत पकड़ लें, जो कि होता है, लड़की गलत शादी कर लें जो आपके सिस्टम में, आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं होती, फिर आप उसको 100 साल भी सजाते रहे, किसी काम का नहीं है। तो ये स्टेज नंबर 2 की बात हो रही है अभी, जहां पे कुछ गुंजाइश है। लेकिन अगर वो गुंजाइश ही नहीं है, आपके को समझ ही नहीं आता, आप कहती हैं आपसे बात करनी है, वो कहता है तुझे मैं थप्पड़ मारूंगा। आप कहते हैं कि मुझे आपसे प्यार है, वो कहता है तो फिर मैं क्या करूं। तो यहाँ पे तो ये पढ़ी लिखी बातों का मामला है ही नहीं। या तो उसको जूते मार के उसको घर से निकाल दें या खुद घर छोड़कर आ जाएं। लेकिन गुंजाइश वाली फैमिलीज जो होती है ना, जो कि एक दूसरे को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करती हैं, वहां पे टाइम गिविंग जो है वो सबसे बेस्ट आइडिया है। और जहाँ पे इस किस्म के लोग गलत जोड़ियां बन जाती हैं, तो यहाँ पे फैमिली को फौरन इन्वॉल्व करें। फैमिली के बड़े हैं जिनको बात करना आती है, जिनमें जरा गरज चमक के साथ बारिश करना जिनको समझ आती है, वो इनमें इन्वॉल्व करें। और अगर वो भी नहीं समझ पाते तो फिर मैं हमेशा बल्कि आपके शो पे कहता हूँ 3rd 4th स्टेज में आप उस मामले को खत्म कर सकते हैं।
आपने गले में जूतों का हार नहीं लटकाना है अगर वो काम नहीं आ रहा है। बिल्कुल भाई बात आपने बिल्कुल सही की डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमने लोगों को देखा है कि फिर खवातीन इसीलिए कभी बच्चों कॉम्प्रोमाइज की करती हैं, खातिर, कभी क्योंकि उनके पास वो कहते हैं वी डोंट family हैव support। वन टू फॉल बैक ऑन। एग्जैक्टली से फैमिली सपोर्ट, क्योंकि किसके घर जाके बैठेंगे, बाप नहीं है, भाई के घर जाके बैठेंगे। इसलिए हुनर जरूर बच्चों को ना, एक तो तमीज और हुनर। डिग्रियों से मैंने देखा है कि वो डिग्री याफ्ता भी बहुत ही बदतमीज, डिग्रियों के जोम में आके बदतमीजी कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों को तमीज आदाब अच्छे सिखाएं और बच्चे को हुनर जरूर सिखाएं। सादी जी, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा जिसमें एक ऐसा लम्हा, बिल्कुल जो मैं आपके सवाल का इसका सही जवाब दूंगी, जो इतनी देर से आप जानना चाह रही थी हर एक से। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे भाई की शादी हो रही थी। मेरी अम्मी हमेशा बड़ी, एक ही पापा, एक बेटे थे, 5 बहनों के भाई, तो आप सोच सकते हैं अम्मी ने एक टफ टाइम देखा अपनी। और मेरा ददियाल काफ़ी सख्त मिजाज ददियाल था। तो मेरी फुप्पो ने किसी बात पे वालदा को बोला, और तब मैं एक सादिया इमाम बन चुकी थी, मैं कमाती थी, मेरा अपना एक वो था। तो मुझे अच्छी तरह याद है और मैं आज भी इसको रिग्रेट करती हूँ। मेरी फुप्पो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं रोज़ उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैं रोज़, क्योंकि मेरी माँ के आंसू मेरी फुप्पो की बात पे नहीं आए थे, मेरे उनके जवाब देने पे आए थे। ओह माय गॉड। तो वो बात जब मैंने फुप्पो ने जिस तरह बोला, और मैं पता नहीं मैं किस जोन में थी कि मैं क्या था, तो young कि मैं blood भी होता है एकदम ना। से मुड़ी और मैं कहा मेरी माँ को आपने ये लफ्ज़ नहीं बोलना। और अम्मी ने उनको नहीं देखा, अम्मी ने सिर्फ मुझे देखा और अम्मी ज़ारो कतारो पड़ी। तो मदिया वो लम्हा मेरे लिए आज भी बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने, और मैं आखिरी वक्त तक अपनी माँ से उसके लिए माफ़ी मांगती रही। मैं अपनी फुप्पो से उनकी ज़िंदगी में माफ़ी मांगती रही, और उन्होंने मुझे माफ़ किया, ऐसा नहीं कि माफ़ नहीं किया, लेकिन काश मैं वहाँ खामोश हूँ। आपकी अम्मी को वो चुप रहना आता था। आप देखिए मेरी वालदा शायद को, वो भी वो चला कह रही है मुझे तो उनकी बात याद ही नहीं रही। मुझे ये था कि मेरी तरबियत कहाँ गई, तुमने कैसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर ली, वो भी बाप के खड़े होते हुए, मेरे होते हुए, भाइयों के होते हुए, तुम कैसे बोली? क्या तुम कमाओगी तो तुम कुछ भी कह सकोगी? और उस दिन मुझे जितनी नफरत अपने आप से हुई थी ना, शायद ही किसी से हो। मतलब मैं भाई की पूरी, और ये उस दिन मुझे मेरी माँ ने नहीं कहा, उस दिन तो बात खामोशी से ख़त्म होगी। बड़ों को बातें संभालनी आती हैं, हम बच्चे पागल होते हैं। भाई की शादी के बाद मैंने अपनी माँ से सीखा, अम्मी ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। वो बस खाना खा लिया, ये कर लिया, वो इससे ज़्यादा वो मुझसे बातें, और निदा जानती है मेरी माँ मुझ पर किस तरह जाने से मेरा वो टाइम देखा। तो मैंने एक दिन अम्मी कहती है मुझे बताओ मेरी तरबियत में कमी कहाँ रह गई थी जो तुमने वो जवाब दिया। आप देखिए यही हमारी वो माएँ जो हमें कहती हैं खामोश रहना, क्योंकि हमारी माएँ भी खामोश है, फिर इवेंचुअली हम भी हो जाते हैं। कुछ रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, उनको संभालने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारा खामोश रहना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जब बात इज़्ज़त नफ्स पे आ जाए, माँ बाप की इज़्ज़त पे आ जाए, तो फिर मेरे ख्याल से अपने स्टैंड पे खड़ा ना सीखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल, शादी आबादी, और अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।